नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक्शन में योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी में फिर सक्रिय हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड। यूपी में आज से एंटी रोमियो अभियान की शुरुआत। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चल रहा है। मंदिरों के बाहर महिला कांस्टेबल को तैनात किया गया है। स्कूलों के बाहर भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। शोहदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश सीएम ने दे दिए हैं। तो अब शोहदों की खैर नहीं, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले है और इसको ध्यान में रखते हुए मंदिर से लेकर स्कूल तक बाहर कांस्टेबल्स तैनात रहेंगे, महिला कांस्टेबल भी तैनात रहेंगी और जो अधिकारी है पुलिस के, पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे बाहर स्कूल के भी। तो शोहदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के सीएम ने निर्देश दे दिए हैं। यानी कि अब अगर कोई भी लड़का किसी भी लड़की को छेड़ता है तो उसको ये छेड़ना भारी पड़ेगा, क्योंकि सबक सिखाया जाएगा उसको जबरदस्त तरीके से। और इसीलिए यहां पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा, चाहे वो स्कूल हो, मंदिर हो। स्कूल और मंदिर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। किसी तरह का कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया था योगी आदित्यनाथ ने और फिर अपने काम की उन्होंने शुरुआत की थी। अब इस स्क्वाड को एक बार फिर से एक्टिव किया जा रहा है और इसमें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी जो भी छेड़छाड़ करता है या जो भी अपनी मनमानी करता नजर आएगा स्कूलों के बाहर और मंदिरों में, अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो बकायदा उसकी क्लास ली जाएगी। तो अगर अब कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसकी खैर नहीं और उसकी क्लास ली जाएगी। हमारे साथ एसके वाजपेयी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया है और रोमियो स्क्वाड को एक बार फिर से एक्टिव किया है, जहां अब मंदिर और स्कूल के बाहर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और कोई भी अगर छेड़छाड़ करता है किसी भी लड़की से या किसी महिला से तो फौरन उस पर एक्शन लिया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग के साथ गृह विभाग के जो अफसर हैं उनके साथ बैठक की थी, जिसमें पूरे प्रदेश भर के कप्तान और जिलाधिकारी भी थे। जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था कि नवरात्र का पर्व शुरू होने जा रहा है और ऐसे में कहीं न कहीं विशेष सतर्कता बरती जाए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश गृह विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी एडीजी, आईजी, डीआईजी और सभी कप्तानों को निर्देशित किया गया है कि वो दोबारा से एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिव करें और तेजी के साथ उसको जगह जगह स्थानों पर तैनात करें, चाहे वो मॉल्स हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या भी कोई भी भीड़ भाड़ वाले स्थान हो। ऐसे सभी जगहों पर एंटी रोमियो स्क्वाड को तैनात किया जाए। वो लगातार ऐसे अराजक तत्वों पर नजर रखें जो कहीं न कहीं फप्तियां कसने या छेड़खानी करने की घटनाओं में लिप्त होते हैं, उनके खिलाफ एक कठोर एक्शन लिया जाए। हालांकि अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सत्ता संभालते ही एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर ऐसे शोहदों के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड ने अभियान चलाया था। अब चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से सत्ता में आए हैं और कहीं न कहीं जनता ने इन सारी चीजों को लेकर यूपी बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश में वापसी कराई है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से कहीं न कहीं उन सारी चीजों को शुरू करने जा रहे हैं और गृह विभाग आज से यह अभियान पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों में शुरू करेगा। हालांकि इस दौरान जो कप्तान होंगे, जो डीएसपी होंगे, आईजी होंगे और जो डीआईजी होंगे, उनको भी यह निर्देश दिए गए हैं कि वो शाम को फुट पेट्रोलिंग करें और लोगों के बीच में ऐसा माहौल बनाएं कि लोगों को लगे कि पुलिस उनके साथ खड़ी है और कहीं भी कोई घटना होती है तो तत्काल पुलिस उस पर एक्शन ले। और खास तौर पर महिलाओं को लेकर ज्यादा सतर्कता बरती जाए और मिशन शक्ति अभियान के तहत इस अभियान को आज से ही शुरू कर दिया जाए, जिसकी रिपोर्ट लखनऊ मुख्यालय को भी भेजी जाए। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और प्रदेश के सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड की जो टीमें हैं वो लगातार अब अपना अभियान शुरू करेंगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी जो कहीं न कहीं ऐसे घटनाओं में लिप्त होते हैं और उत्तर प्रदेश में अराजक माहौल बनाते हैं। जी
बिल्कुल। और ऐसे में ये एक बड़ा संदेश है उन शौदों के लिए जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कहीं-कहीं पर, और इसके साथ ही वो ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे दूसरों को परेशानी होती है। तो अब उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है कि अब अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं ये लोग, तो थोड़ा सावधान हो जाएँ। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया था कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ाई से पेश आया जाए और एक संदेश भी दिया जाए कि इस तरीके की अगर घटना को कोई भी अंजाम देता है तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। और यही एक बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। और अब कहीं ना कहीं, चाहे वो मॉल्स हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, या कोई भी भीड़ भाड़ भरे वाले स्थान हो जहां पर बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं, कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस आज से अपने इस सेल को दोबारा से एक्टिव करने जा रही है। और कहीं ना कहीं अब लगातार उस तरीके का एक्शन जो हमको 2017 में देखने को मिला था, फिर से देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर उन शोधों के बीच जाएगा जो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं में लिप्त रहते हैं, और जिसके बाद कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल तैयार होता है। जी बिल्कुल। एसके वाजपेयी, हालांकि इस अभियान को कब से शुरू किया जाएगा और इस अभियान के तहत पुलिस कर्मियों को कैसे चूज किया जाएगा कि कहां कहां पर कितने कितने पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सभी एडीजी, आईजी, डीआईजी और कप्तानों को निर्देश दिया गया है कि वो ऐसे सभी स्थानों पर टीम का गठन करें, जो भी भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं या मॉल्स हैं, जहां पर इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, वहां पर पूरी तरीके से सतर्कता बरती जाए और कहीं ना कहीं उन चीजों पर लगातार नजर रखी जाए जहां पर इस तरीके की घटनाएं प्रायः होती रही हैं। और अब चूंकि 2017 से ही जब पुलिस ने इस सेल का गठन किया था और लगातार एंटी रोमियो स्क्वाड ने पूरे प्रदेश भर में कार्रवाइयां की थी, उसके बाद इस तरीके की घटनाओं पर लगाम जरूर लगी थी। हालांकि अगर हम इस बार की बात करें तो दोबारा से मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस अभियान शुरू करने जा रही है। अब चूंकि कहीं ना कहीं लोगों के बीच यह संदेश जरूर है, और खासतौर पर ऐसे लोगों के बीच जो इस तरीके की घटनाएं करते थे, कि अगर उन्होंने इस तरीके की कोई घटना की तो निश्चित है पुलिस उनके खिलाफ कठोर एक्शन लेगी। अब चूंकि आज से अभियान शुरू होगा, चाहे वो कप्तान ही क्यों ना हो, सभी फुट पेट्रोलिंग भी शाम को करेंगे और पूरी तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश होगी कि आपने अगर कहीं पर भी कानून को हाथ में लिया या कोई भी ऐसी घटना की जिससे कहीं ना कहीं अराजकता फैल सकती हो, तो ऐसी स्थिति में कठोर एक्शन उनके खिलाफ में लिया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब छेड़खानी करोगे तो सीधे तौर पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि रोमियो स्क्वाड की एक बार फिर से शुरुआत हुई है और यूपी में बिल्कुल भी छेड़खानी जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो छेड़खानी करोगे तो सीधे अब जेल जाओगे। और इस बीच हमारे साथ न्यूज वन इंडिया पर दुर्गेश पाठक एक्सक्लूसिवली जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक। दुर्गेश पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। दुर्गेश पाठक जी, एमसीडी चुनाव के पहले जिस तरीके से पार्टियों के बीच में आरोप और प्रत्यारोप का दौर हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप इसको देखकर क्या कहेंगे, क्या हो रहा है ये? और अगर चुनाव समय पे नहीं होगा तो कोई भी देश, कोई भी मुल्क लोकतांत्रिक मुल्क अपने आप को नहीं कहला जा सकता। आप थोड़ा-सा मुझे समय देंगे तो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि दिल्ली में हुआ क्या। दिल्ली में 9 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि 5 बजे वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे, और उससे पहले उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइन इश्यू कर दी। उससे पहले उन्होंने आरओज़ की लिस्ट अनाउंस कर दी, सब कुछ कर दिया। अचानक से आधे घंटे पहले केंद्र सरकार एक पत्र लिखती है और कहती है कि इलेक्शन को होल्ड कर दिया जाए, क्योंकि हम तीनों एमसीडी को एक करना चाहते हैं। अगर आपको तीनों एमसीडी को एक करना था, आप 6 महीने पहले भी कर सकते थे, 1 साल पहले भी कर सकते थे। अगर इस लॉजिक से इलेक्शन होल्ड किए जाएंगे तो हिंदुस्तान के अंदर कोई भी चुनाव नहीं हो सकता। मान लीजिए कल गुजरात बीजेपी हार रही होगी तो वो कह देंगे कि हम 2 डिस्ट्रिक्ट को मर्ज कर रहे हैं, इसलिए इलेक्शन होल्ड कर दिया जाए। तो हमारा
एक ही चीज कहना है कि भाई अगर आपको मर्जर करना है तीनों एमसीडी का, आप चुनाव समय पे होने दीजिए, उसके बाद आप मर्जर कर लीजिए, उससे पहले आप मर्जर कर सकते हैं। लेकिन मर्जर तो एक बहाना है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी 15 साल से एमसीडी में है, और जिस तरह से दिल्ली को इन्होंने लूटा है, हम्म। जिस तरह से दिल्ली में इनके बुरे हाल है, हम्म। ये एक्चुअली चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, चुनाव से भागना चाहते हैं। हम्म। सिर्फ और सिर्फ ये इसके कारण हम्म। ये चुनाव को होल्ड कर रहे हैं, और ये बहुत गलत है, ये बहुत अलोकतांत्रिक है। अगर इस तरह से होगा तो हिंदुस्तान के अंदर कोई भी सरकारें इलेक्शन नहीं चाहती, और इलेक्शन कभी भी नहीं हम्म। होंगे फिर। ठीक है। दुर्गेश पाठक जी, आप ये चीज कह रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी को शायद आपने भी सुना होगा, कुछ समय पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने कहा था कि जब राज्य सरकार ही कुछ परसेंट पैसे हमें नहीं दे रही है, घोटाला हो रहा है, कई करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, हम तक जब पैसे ही नहीं पहुंचे हैं तो हम काम क्या करेंगे। यानी कि बीजेपी सीधे तौर पर आरोप आप पर यही लगा रही है कि राज्य सरकार हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं चल रही है, राज्य सरकार हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रही है, तो हम क्या करेंगे। देखिए, स्मृति ईरानी को समझना चाहिए कि ये सरकार इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, ये कोई किराने की दुकान की बात नहीं हो रही है कि किसी का पैसा कोई सरकार नहीं रोक सकती। भाई, इस देश के अंदर सारे टैक्स इकट्ठे होते हैं, केंद्र सरकार के पास सारे टैक्स जाते हैं, फिर केंद्र सरकार उसमें स्टेट का शेयर बांटती है, उसके बाद वो लोकल नगर निगम का शेयर बांटती है। कोई भी सरकार इस तरह से नहीं हो सकता कि वो शेयर अपने पास रखे। अपने पास रखेगी तो आप कोर्ट में चल जाएगी, कोर्ट 2 मिनट के अंदर उस स्टेट सरकार को डांटेगी कि आप इनका पैसा रिलीज करिए। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी छिपाने का एक लॉजिक है। पिछले 3 साल से कोर्ट के अंदर केस गया हुआ है, पिछले 3 साल से कर्मचारी कोर्ट के अंदर अपनी सैलरी के लेकर लड़ाई कर रहे हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एक भी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं प्रोड्यूस किया कि भाई ये एक कमी है, ये एक डॉक्यूमेंट हम आपको दे रहे हैं, इतना बकाया है दिल्ली सरकार का। आज तक एक भी डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाए। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हैं। मैं कहता हूँ स्मृति ईरानी जी तो केंद्र में मंत्री हैं, सारी पावर उनके पास है, वो जांच करा लें। अगर हमने एक भी रुपए किसी का होल्ड किया है तो हमारे के ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। लेकिन सच्चाई ये है कि ना ये जांच करा सकते हैं ना कुछ कर सकते, क्योंकि एक भी रुपए नहीं बनता। जबकि सच्चाई ये है कि अंशिका जी, दिल्ली नगर निगम एक ऐसी नगर निगम है, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी नगर निगम है सबको केंद्र सरकार पॉपुलेशन के हिसाब से 488 रुपए पर पर्सन के आधार पर पैसे देती है। केंद्र सरकार गाजियाबाद को पैसे देती है, केंद्र सरकार गुड़गांव को पैसा देती है, लेकिन केंद्र सरकार दिल्ली नगर निगम को पैसे नहीं देती है। सच्चाई तो यह है कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है नगर निगम की, इसलिए नगर निगम की हालत खराब है। हम तो लेकिन कई मांग कर बार रहे तो हैं, अरविंद केजरीवाल ने कोशिश भी की है बातचीत करने की, क्योंकि वो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को खुद ही बोल चुके हैं कि हमने तो कई बार बातचीत करने की कोशिश की, हमारी मांगे ही पूरी नहीं होती। हमने 2015 में जब हमारी सरकार आई तो हमने बाकायदा पत्र लिखा, केंद्र सरकार को पत्र लिखा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने पत्र लिखा, हमने प्रॉपर फाइल कैबिनेट से अप्रूव करके भेज दी कि भाई आप केंद्र सरकार इतना पैसा इस दिल्ली नगर निगम का बनता है, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि आप डायरेक्टली नगर निगम को पैसा दे दीजिए, केंद्र राज्य सरकार को भी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप दीजिए तो पैसे। सच्चाई तो यह है कि 1 रुपए भी अभी तक नहीं दिया गया। और अब एक नया ये लेके आ गए कि जी तीनों नगर निगम को हम एक कर रहे हैं। अंशिका जी, मुझे नहीं पता आप दिल्ली में रहते हैं नहीं रहते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली में रहती हो या दिल्ली आती हो, आप दिल्ली जिस भी कोने से आएंगी आपका स्वागत कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ करते हैं। हिमालय जैसे कूड़े पहाड़ बन चुके नहीं, हैं। बिल्कुल, ये तो हर किसी ने देखा है, गाजीपुर में ही देख लीजिए। आप अभी दिल्ली अभी की वहां किसी भी पर किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके इतना ज्यादा पॉल्यूशन, आधे से ज्यादा पॉल्यूशन तो राजधानी में इन कूड़ों की वजह से है। कूड़ों की वजह से आप जिस भी मोहल्ले में रहते हैं आपकी गली नहीं साफ होती, आपकी नालियां बजबजा रही हैं, आप चौराहे पे निकलते हैं तो कूड़े रखे हुए हैं और उसको गाय भैंस और इस तरह के लोग उसको फैला रहे हैं पूरे, तो बहुत बुरा हाल कर दिया है। और दिल्ली वाले बदलना चाहते हैं, जो भी अब समय जा रहा है वो एक तरीके से दिल्ली वालों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमारी एक ही मांग है। और आप देखिए, आपने मर्जर किया तो किया क्या, 272 वार्ड को आपने कहा कि 250 होंगे, कोई लॉजिक नहीं है। आप 272 रहने देते, मर्ज करके समय पे चुनाव कराते, लेकिन चुनाव कराना नहीं चाहते बिकॉज इनको पता है कि अगर समय पे चुनाव हुए तो ये 10 सीटें भी दिल्ली के अंदर नहीं जीतेंगे। तो इनको डर, आपको लग रहा है कि इनको डर है कि 15 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा? पूरी तरह से इनको पता है कि 15 साल में जो इन्होंने अत्याचार किया है, कर्मचारियों को 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिले, कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए, हर प्रोजेक्ट में पैसे खाए जा रहे हैं, तो अगर समय पे चुनाव होते हैं या जब भी चुनाव होंगे ये बुरी तरह से हारेंगे।
आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं जो जब उनको पता चलता है कि कल उनको इंजेक्शन लगना है तो रात से ही बहाने लगने लग जाते हैं, जी नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। तो दिल्ली की जनता इंजेक्शन लेके बैठी हुई है। अब आप 4 महीने इंतजार करा लीजिए, 6 महीने इंतजार कर लीजिए, लेकिन हार का इंजेक्शन दिल्ली की जनता बीजेपी को जरूर लगाएगी। बिल्कुल लेकिन दुर्गेश पाठक जी, थोड़ा सा इस चीज को अगर हम एनालाइज करें तो आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि डेट आगे बढ़ाया गया जानबूझकर, इलेक्शन कमीशन बैठी थी और उसके बावजूद भी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया और वहां से उठकर चली गई, इसके पीछे की आपको वजह क्या नजर आती है? एक ही वजह है, वो है चुनाव से हारना। आप सोचिए कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है। आपने 2017 का चुनाव कराया, आपको मर्जर की जरूरत नहीं महसूस हुई क्योंकि उस समय आपको लगा कि आप जीत जाएंगे, आपके पक्ष में माहौल था। हम्म। पिछले लगभग लगभग 7-8 सालों से ये मांग चल रही है कि भाई तीनों एमसीडी को एक किया जाए। आप यही मर्जर का काम 1 साल पहले से शुरू कर सकते थे, यही हम्म। मर्जर का काम आप 6 महीने पहले से शुरू कर सकते थे, लेकिन आपने दिन चुना एक दिन के आधा घंटा पहले का। इसलिए मन में शक पैदा होता है कि भाई आपने आधे घंटे, अगर आपका करना होता तो 1 साल पहले से आप इस व्यवस्था को ले आते। 1 साल पहले से आप कहते कि जी भाई हम चुनाव कराते रहेंगे समय पे, लेकिन मर्जर भी करना है। लेकिन हम्म। सिर्फ और सिर्फ आपको पता था कि आप चुनाव बुरी तरह से हार जाएंगे, इसलिए आप ये प्रस्ताव लेके आए, आप ये पूरा का पूरा व्यवस्था लेके आए कि ये मर्ज करके चलो 1 साल 1.5 साल इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हो सकता है कुछ माहौल बदल सके हम लोग। राजधानी की तो ये स्थिति है, लेकिन हिमाचल के क्या हाल है? हिमाचल भी अच्छा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के कामों को पूरे देश के अंदर एक्सेप्ट किया जा रहा है, जिस तरह से पंजाब ने एक्सेप्ट किया, मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब जो आम आदमी पार्टी की सच्ची देशभक्ति है, सबको पता है कि देशभक्ति वही है जब देश के लोगों को मजबूत किया जाए। देश के लोग मजबूत तब होंगे जब वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, जब उनको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, जब उनको एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी रहने की। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे देश के और भी कोने हैं, वहां पे आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल की बात हो रही है और लोगों में बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मैं इतने छोटी सी मेरी राजनीतिक अनुभव है, लेकिन जिस हिसाब से पिछले 20-25 दिनों में, महीने भर के अंदर जिस तरह से लोग हिमाचल में, चाहे वो गुजरात हो या देश के अन्य पार्ट में, जिस तरह से लोग जुड़ने के लिए व्याकुल है आम आदमी पार्टी से, मुझे लगता है कि हिमाचल भी एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी आती है तो क्या वो प्रमुख कार्य होंगे? देखिए, सबसे पहला काम है दिल्ली की सफाई करना। हम्म। दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी में एक तरीके से देश का प्रतिबिंब होता है राजधानी। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, आपका ऑफिस एक तरीके से आपके पूरे सिस्टम का प्रतिबिंब। अगर वो ऑफिस आपका गंदा हो तो लोग आपको कभी भी अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। ये देश का कैपिटल है दिल्ली। सबसे पहला काम है दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे। दिल्ली के अंदर हर गली, हर नाली, हर सड़क को साफ करेंगे। आपको कूड़ा दिखेगा नहीं दिल्ली के अंदर। ये हमारी सबसे पहली प्रॉमिस है दिल्ली वालों से। हम्म। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एमसीडी के अंदर बहुत अलग लेवल पे भ्रष्टाचार है। आज एमसीडी का बजट 20,000 करोड़ है। हम्म। जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो दिल्ली का बजट था 25,000 करोड़। आज वो 25,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ हो गया। लेकिन एमसीडी का 20,000 करोड़ का बजट हर साल 1,000-2,000 करोड़ कम होता है। इसका मतलब यह है कि अच्छी नीयत नहीं है, अच्छा विजन नहीं है, सरकार चलाने का अनुभव नहीं है और हम्म। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें ठीक करेंगे और ये ठीक करके एमसीडी को भी प्रॉफिट में लेके आएंगे कि दिल्ली सरकार का बजट और एमसीडी सरकार का बजट इस लेवल पे बढ़ाएंगे कि दिल्ली पूरे देश के लिए एक मॉडल शहर बन सकता है कि भाई हर कोई कहे कि उसको नाज होगा अपनी राजधानी के ऊपर। हम्म। एक ऐसी दिल्ली बनेगी। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि केंद्र से भी बहुत सपोर्ट मिलता है, कई सारे राज्यों को, कई सारे जिलों में केंद्र से सपोर्ट मिल रहा है। आपने कहा गाजियाबाद का आपने नाम लिया, तो ऐसे में आप कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे अब केंद्र से अगर वापस से दिल्ली में आप आते हैं? और हिमाचल के लिए भी मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, देखिए, हम तो अपने लोगों के प्रति बड़ी कमिटेड है। आपने दिल्ली सरकार में देखा, जब भी हमें जरूरत पड़ी हम केंद्र सरकार से मिले, हमने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की और जो भी करना पड़ सकता है, हम हाथ पैर भी जोड़ने पड़ेंगे वो भी करेंगे। जो भी करना पड़ेगा, हम लोगों के प्रति कमिटेड है। अगर हमें हिमाचल की जनता मौका देती है, गुजरात की जनता मौका देती है, दिल्ली की एमसीडी में दिल्ली की जनता मौका देती है, तो हम केंद्र सरकार के साथ मिलजुल कर
विकास की बात करेंगे। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग अलग हैं, लेकिन देश सर्वोपरि है। जहां उन्हें हमारी मदद की जरूरत होगी हम उनको मदद करेंगे, और जहां हमारी हमको उनकी मदद की जरूरत होगी हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि वो हमारी मदद करें। देखिए दुर्गेश जी, एक बात तो ये सच है कि अगर राजधानी में कोई भी चीज अच्छी नहीं दिख रही है तो सीधे सरकार पर सवाल उठते हैं। हिमाचल की भी बात करेंगे, सरकार पर सवाल उठते हैं, लेकिन बहुत बड़ा रोल एमसीडी का होता है। आप प्रभारी हैं क्योंकि, तो मैं थोड़ा सा और आपसे समझना चाहूंगी कि ये कितना डिफिकल्ट हो जाता है कोऑर्डिनेट करना राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक में, और अगर कहीं से भी कोई शिकायत आती है, कोई चीज अच्छी नहीं है, तो सीधा एमसीडी। देखिए, कामों का डिवीजन है। एमसीडी का सबसे पहला काम है वो है कि कूड़े का निष्पादन सही तरीके से हो। आपके घर से कूड़ा उठे, उस कूड़े का सही जगह पे निष्पादन हो, ये सबसे पहला काम है। और ये सिर्फ दिल्ली एमसीडी का नहीं, पूरे देश के नगर निगमों का काम ये है कि भाई ये सही तरीके से हो। अगर आप ये रोल अच्छे से नहीं निभा पाते तो आपकी सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप फेल होते हैं। और सबसे मेन चीज है कि जब आप फेल होते हो तो उसका जो डायरेक्ट भुक्तभोगी होता है वो जनता भोगी होती है। आप सोचिए कि आपके घर से कूड़ा ना उठे 5 दिन तक, आपकी नालियों बजा रही हो, तो आपका मेंटल पीस खराब होता है, आप परेशान होते हो। आपको लगता है यार कि ये क्या चल रहा है, इतनी बदबू आ रही है, इतनी स्थिति खराब है। तो सबसे पहला काम ये है कि एमसीडी इस रोल को निभाए। उसके बाद सारी चीजें सेकेंडरी है। आज दिल्ली एमसीडी के पास स्कूल है, दिल्ली एमसीडी के पास अस्पताल है, दिल्ली एमसीडी के पास टैक्स कलेक्शन का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। दिल्ली एमसीडी चाहे तो उसको ना केंद्र से मदद की जरूरत है, ना उसे स्टेट की मदद की जरूरत है। अगर अच्छी नीयत और भ्रष्टाचार के बिना काम किया जाए तो दिल्ली एमसीडी के पास इतने रिसोर्सेज हैं और इतने तरीके हैं काम करने के कि शायद उसे किसी की जरूरत ना पड़े। और पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, जैसे आज भोपाल मॉडल की हम डिस्कशन करते हैं कि भाई भोपाल में आज सबसे साफ सुथरा शहर है, उसी तरह से दिल्ली एमसीडी भी एक मॉडल बन सकता है अगर सही हाथों में इसे मिले चलाने के लिए। मॉडल तो बन सकता है, और जब भी हमने देखा कि इलेक्शंस जहां जहां पर पिछले कुछ समय में हुए, वहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपने तरफ से जो भी कार्य किए गए थे उनको गिनाया था। उन्हीं मॉडल पर जितना भी प्यार जनता का मिला वो हमने देखा। तो क्या इसी मॉडल को आप हर जगह पर अप्लाई करने वाले हैं? देखिए, हम तो काम की राजनीति करते हैं। हम ना लोगों को आपस में लड़ाते हैं, ना हम जाति की राजनीति करते, ना हम धर्म की राजनीति करते। हम काम की राजनीति करते हैं। हमने दिल्ली के अंदर डिलीवर किया, उसके आधार पर हमने पंजाब में वोट मांगे लोगों से। पंजाब में लोगों ने बहुत ज्यादा वोट दिया और जरूरत से जितना हमने सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के लोगों ने वोट दिया। अब हमारे पास 2 सरकारें हैं, पंजाब की एक सरकार है और एक दिल्ली की सरकार है। अब हम उस दोनों मॉडल के आधार पर वोट मांगेंगे। आप सोचिए, अभी मुश्किल से 15 दिन हुए होंगे सरकार बने पंजाब के अंदर, लेकिन 25,000 नौकरियां का ओपन हो गई। वहां पे डोर स्टेप डिलीवरी की वहां पे बात हो रही है, डोर स्टेप डिलीवरी वहां पे सरकार काम शुरू कर रही है। जो भी अननेसेसरी खर्चे थे उसके ऊपर कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। जनता के पक्ष में जो भी सरकार कर सकती है उन सारी चीजों के ऊपर कर रही है। भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो चुका पंजाब के अंदर। आज बता रहे हैं कि पेपर्स में पढ़ता हूँ कि जिन जिन ऑफिसर्स में 75 साल से कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं हुआ, उन ऑफिसर्स में लोग जा रहे हैं, लोगों को फोन करके बुलाया जा रहा है कि जी आप आ जाइए, आपका काम हो चुका है। मुझे लगता है कि अब पंजाब और दिल्ली मॉडल के आधार पर हम पूरे देश के अंदर वोट मांगेंगे। चलिए ठीक है दुर्गेश जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस मॉडल आप हर जगह पहुंचाना चाहते हैं वो मॉडल पहुंचे, और जो संदेश आप देना चाहते हैं जनता को वो भी संदेश पहुंचे। बहुत शुक्रिया दुर्गेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।